हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको 12th साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सेट 3 के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट में, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का ट्रिक भी बताएंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 का सभी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को भी देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका सेट 3 का कि अनुरूपता क्या है। तो इसको लिखेंगे कि अनुरूपता का अर्थ है समूह, प्रतिमान या मानक। यह सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष रूप है। यह प्राकृतिक, नैसर्गिक अथवा स्वतः स्फूर्ति होती है। इसके निर्धारक तत्व है, प्रथम है समूह का आकार, दूसरा है कार्य की प्रकृति, तीसरा है व्यवहार की अभिव्यक्ति और चौथा है व्यक्तित्व आदि। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन याद करने से पहले आप इस क्वेश्चन को समझा करें। आंसर याद करने से पहले आप अगर क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो समझिए आपका आंसर आधा आपको याद हो गया। क्या है? अनुरूपता। अगर आप अनुरूपता समझ गए, अगर आप माइंड में आपका आ गया कि अनुरूपता का अर्थ होता है कि समूह, प्रतिमान या मानक, समूह का प्रतिमान या मानक। तो यह क्या होता है? यह सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष रूप होता है। यह नैसर्गिक अथवा स्वतः पूर्ति होता है। अगर इसका आप दो भी लाइन अगर आप याद रखते हैं ना, तो समझिए आप इस क्वेश्चन को आसानी से लिख लेंगे। इसलिए आप पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इसके आंसर को याद करें। कम से कम 2 से 3 लाइन बहुत हो गया। अगर आप इतना भी अगर याद कर लेते हैं तो समझिए आप अच्छे मार्क ला सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि संतुलित आहार से क्या समझते हैं। संतुलित आहार यानी कि उपयुक्त आहार एवं अच्छे आहार से आपका क्या तात्पर्य है। तो संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से है जिसमें शरीर की समस्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपातों में पाए जाते हैं। संतुलित या अच्छा आहार शरीर को उसके स्वस्थ एवं समुचित विकास के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराता है। शरीर को गतिशील एवं क्रियाशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। क्षुधा एवं स्वाद संबंधी मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। शरीर के रोगाणुओं एवं जीवाणुओं के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए रोग निवारण क्षमता प्रदान करता है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों एवं प्रतिदिन होते रहने वाले टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध कराता है। देखिए, अगर आप ये पांचों पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपको चाहे शॉर्ट पूछे या लॉन्ग पूछे, आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभ्रम क्या है। तो लिखेंगे, वह मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति कौन सी काल्पनिक वस्तु को वास्तविक मानकर उनके प्रतिकूल आवश्यक अनुक्रिया करता है, उसे हम विभ्रम कहते हैं। विभ्रम यानी कि मानसिक यानी कि मन की अवस्था में जिसमें कौन कौन सी काल्पनिक वस्तु को वास्तविक मानकर हम क्या करते हैं, कुछ काल्पनिक वस्तु को हम वास्तविक मान करके उसके अनुकूल हम अपने आप को ढालना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विभ्रम कहते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, जो ऐसे करते हैं उन लोगों की बुद्धि मारी जाती है, वह शुद्ध भ्रम में पड़ जाता है। पर्यावरण में उद्दीपन रहता है पर वह समाज है कि उसकी स्थिति वर्तमान है। वह निराधार, अवास्तविक एवं कपोल कल्पित उद्दीपन के आधार पर वास्तविक एवं उपस्थित समझने लगता है। उसे अपनी आंखों के सामने वह स्पष्ट दिखता है। व्यक्ति को इस पर इतना विश्वास होता है कि दूसरे के लाख समझाने पर भी उसे अपने चेद में कोई कमी नहीं मालूम पड़ती है। जैसे भूत देखना, और लोगों को कह देगा कि भूत हमने देखे थे, तो फिर देखिए आपका उसका क्या हाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोग्रसित एवं बाध्यता के बीच विभेद स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, या अथवा हम इसको ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि मनोग्रस्तता मना बाध्यता विकार क्या है। तो जो लोग मनोग्रसित
बाध्यता विकार में पीड़ित होते हैं, वे कुछ विशिष्ट विचारों में अपने ध्यान मग्नता को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं या अपने आप को बार बार कोई विशेष क्रिया करने में रोक नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि ये उनकी समान गति विधियाँ में भी बाधा पहुँचाते हैं। किसी विशेष विचार या विषम विषय पर चिंतन को रोक पाने को असमर्थता मनोग्रसित व्यवहार कहलाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति अक्सर अपने विचारों को अप्रिय तथा शर्मनाक समझता है। किसी व्यवहार को बार बार करने की आवश्यकता बाध्यता व्यवहार कहलाता है। कई तरह की बाध्यता में गिनना, आदेश देना या जांच करना, छूना या धोना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिकित्सा के उद्देश्य का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे चिकित्सा के निम्न उद्देश्य है। तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर जितना आप अच्छे से लिखते हैं उतना अच्छे होता है। तो लिखेंगे प्रथम पॉइंट कि सेवार्थी के सुधार के संकल्प को प्रबलित करना। दूसरा लिखेंगे संवेगात्मक दबाव को कम करना। तीसरा लिखेंगे सकारात्मक विकास के लिए संभाव्यताओं को प्रकट करना। चौथा लिखेंगे कि आदतों में संशोधन करना। पांचवा लिखेंगे चिंतन के प्रतिरूप में परिवर्तन करना, आत्म जागरूकता को बढ़ाना। सातवां लिखेंगे अंतर व्यक्तिगत संबंधों एवं संप्रेषण में सुधार करना। आठवां लिखेंगे निर्णय को सुकर बनाना, जीवन में अपने विकल्पों के प्रति जागरूक रहना। देखिए इसमें से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 से 3 पॉइंट आप याद कर लेंगे, बस बहुत है। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम 6 से 7 आप पॉइंट इसमें से डाल सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के दूरदर्शन की भूमिका क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे मनोवृत्तियों में परिवर्तन तब अधिक संभव है जब सूचना एवं उच्च विश्वसनीय स्रोत से आती है, न कि एक निम्न विश्वसनीय स्रोत से। जैसे जो युवक एक लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे एक कंप्यूटर इंजीनियर जो उन्हें लैपटॉप के एक विशिष्ट ब्रांड की विशिष्ट विशेषताओं को बताता है से अधिक प्रभावित होंगे, तुलना में एक स्कूली बच्चे से जो संभव है कि उन्हें वही सूचना प्रदान करे। मनोवृत्ति परिवर्तन में दूरदर्शन की भूमिका भी अहम होती है। बार बार दूरदर्शन पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार होता रहता है तो लोगों का मनोवृत्ति उसी प्रोडक्ट के तरफ चला जाता है और उस प्रोडक्ट को खरीदता है। इस तरह मनोवृत्ति परिवर्तन में दूरदर्शन का महत्व है। देखिए अगर हम दूरदर्शन देख रहे हैं, जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं, अगर उसमें कोई प्रचार आ जाता है तो क्या करते हैं हम उस वेबसाइट पर जाकर फिर जांच करते हैं ना, तो यही सब प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श कौशल क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझिए और माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रटे हैं तो बिल्कुल आप इस दिमाग से निकाल लीजिए कि सब्जेक्टिव आपको पढ़ना नहीं है। देखिए अगर आप अच्छे मार्क लाना चाहते हैं ना तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बराबर हिस्सा में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए आपके विद्यालय में या आपके कॉलेजों में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर कोई करता है। क्यों करता है आपको पता है? इसका राज ये है कि वो विद्यार्थी प्रत्येक विषय को समान महत्व दे करके, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, दोनों को बराबर हिस्सा में पढ़ता है। देखिए आपके जो है ना 50 नंबर का जो है ना सब्जेक्टिव पूछता है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसके मिला करके फिर 100 होता है। जैसे आपका ये साइकोलॉजी में आपको 35 पूछेगा, 35 सब्जेक्टिव और 35 ऑब्जेक्टिव। अगर आप सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव रखते हैं दिन रात तो क्या होगा, सिर्फ आप 35 नंबर का हकदार हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में अगर सब्जेक्टिव भी रखते हैं, मानते हैं अगर 5 गो इसमें ऑब्जेक्टिव गलत भी हो गया और इसमें 5 नंबर नहीं आया, 30 भी आया, फिर भी आपको ये 60 नंबर का आप हकदार हैं। इसलिए आप सब्जेक्टिव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और इस पर भी ध्यान दें। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना, वो भी पढ़ना है। हमारे प्लेलिस्ट में उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसका भी आप क्वेश्चन बैंक का भी आप पूरा देखें, लेकिन आपको सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो परामर्श कौशल क्या है इसका थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर करेंगे। और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आप कितना मार्क लाना चाहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक है कि परामर्श एवं निर्देशन के क्षेत्र में भी सक्षमता हो। इन सक्षमताओं को विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण कुशल
पर्यवेक्षण में दिया जाना चाहिए। गलत व्यवसाय में जाने के परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम में चला जाता है जिसके लिए उसके पास अपेक्षित अभिक्षमता का अभाव है, तब उसके समायोजन की या निषेधात्मक संवेगों की गंभीर समस्या विकसित हो सकती है। वह हीनता मनोग्रथि से भी ग्रसित हो सकता है। इन कठिनाइयों को वह दूसरे माध्यमों से प्रेक्षित कर सकता है। इसके विपरीत अगर कोई ऐसा व्यवसाय चुनता है जिसके लिए उसमें पर्याप्त अनुकूलनशील है, तब उसके अपने काम से संतुष्ट होगी। इससे उत्पन्न सकारात्मक भावनाएं उसके समग्र जीवन समायोजन पर अच्छा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको 3 से 4 लाइन बस आपको याद करना है, आपको ज़्यादा झोल झाल कुछ नहीं करना है। 3 से 4 लाइन अगर आप याद कर लेते हैं और अभी से जो आप वीडियो सुन रहे हैं, आपने इतना दिन से पढ़े हैं ना, ये सब को आप मैचिंग करके लिखेंगे वहाँ पे। आप इतना बच्चे भी तो नहीं है ना, तो आप अपने थिंक से सोच करके आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप एक दो बार अगर पढ़े रहेंगे, अगर सुने रहेंगे, तो फिर ये सब विचार आपके मन में वहाँ आएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है आपका, असमान व्यवहार के किन्हीं 2 मनोवैज्ञानिक कारकों का वर्णन करें। तो क्या होगा, व्यक्तित्व विकास में जीवन के प्रारंभिक वर्षों का महत्व बहुत अधिक है। यदि बालक को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक वातावरण नहीं मिलता है तो उसका समायोजन दोषपूर्ण हो जाता है। फलस्वरूप उसमें मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। असमान व्यवहार के कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक निम्न प्रकार से है। प्रथम क्या है, माता पिता का बच्चों पर अवांछनीय स्नेह। दूसरा है विकृत परिवार। तीसरा, दो पॉइंट अगर आप इसका नोट कर लेते हैं तो फिर आपको ये देखिए, सबसे पहले आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट 1 और 2 दोनों आप अगर आपको याद रहेगा तो फिर इसके विषय में आप 2 लाइन 4 लाइन अपने से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्वशील गुण से आप क्या समझते हैं। तो व्यक्तित्व यानी कि शब्द प्रायः हमारे दैनिक जीवन की चर्चा या बातचीत में उपस्थित रहता है। व्यक्तित्व का निर्माण अनेक प्रकार के शील गुणों से होता है। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द परसोना से लिया गया है। शील गुण आपस में संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। व्यक्तित्वशील गुण के कारण ही व्यक्ति के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन को उचित दिशा एवं गति प्राप्त करती है। व्यक्तित्वशील गुण को समान भाषा में व्यक्तित्व की विशेषता भी कहा जाता है। व्यक्तित्वशील के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि व्यक्तित्व की अस्थायी विशेषता जिनके कारण उनके व्यवहार में स्थिरता दिखाई पड़ती है, शील गुण के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिक तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के बहुत ज़्यादा समय लगते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बहुत कम समय यानी कि लगभग 70 से 80 मिनट में समाप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि किसी विशेषज्ञ के अभाव में व्यक्तिगत परीक्षण नहीं हो सकता, जबकि सामूहिक परीक्षणों को साधारण ज्ञान वाला व्यक्ति भी ले सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, व्यक्तिगत पराकाष्ठा छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है, जबकि सामूहिक परीक्षण बड़े के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट लिखेंगे, व्यक्तिगत परीक्षणों के अपेक्षाकृत बहुत धन लगता है, जबकि व्यक्तिगत परीक्षणों में भाषा ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, जबकि सामूहिक परीक्षण बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंत में व्यक्तिगत परीक्षण सामूहिक परीक्षण की अपेक्षा काफ़ी विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो लिखेंगे, प्रतिभाशाली बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रथम, मानसिक शीलगुण। दूसरा, शारीरिक शीलगुण। तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। चौथा, सामाजिक एवं संवेगात्मक शीलगुण। ये सब आपको स्टार पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना होगा, देखिए अगर आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये चारों पॉइंट नोट कर देना है, बस हो गया। अगर आपको या अगर आप जानते हैं तो एक एक 2 लाइन इसके विषय में लिख दीजिए। अगर आपसे मतलब अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए 5 नंबर वाला में अगर दिया जाए ये, तो आपको कम से कम इसके जैसे कि मानसिक शीलगुण है ना, इसके कम से कम 2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे मानसिक शीलगुण
यानी कि प्रभावशाली बालकों की एक मुख्य विशेषता यह है कि समान व असाधारण बालकों की अपेक्षा उनकी मानसिक योग्यता कहीं अधिक होती है कि नहीं होती है। प्रतिभाशाली बालक में क्या होता है, जो सामान्यतः बालक होता है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि शारीरिक प्रतिभाशाली बालक समान बालकों की अपेक्षा लंबे तथा बदन के होते हैं। जन्म के समय वे औसत बच्चों से 1 पाउंड अधिक भारी तथा अधिक लंबे होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, यानी कि प्रभावशाली बालक प्रायः उच्च वंश परंपरा, उनके माता पिता और औसत जनसंख्या की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान एवं शिक्षित होते हैं, किंतु कभी कभी निम्न वंश परंपरा तथा गरीब परिवार के बालक भी प्रतिभाशाली निकल जाते हैं। देखिए इसमें जो है ना 4-5 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे 5वां हो गया शिक्षण का शिक्षा, और 6ठा हो गया प्रतिज्ञा पालन। इनमें से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया 3 आप पॉइंट नोट करेंगे, नहीं तो 5 पॉइंट आप दे देंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो प्रतिज्ञा पालन क्या, यानी कि प्रभावशाली बालकों की एक विशेषता यह भी है कि अपने बचपन लक्ष्यों को युवा अवस्था तक कायम रखते हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ उनकी योग्यता में ह्रास तथा कमी नहीं होती, बल्कि एक खास अनुपात में उन्हें वृद्धि देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्षेत्रवाद। तो लिखेंगे क्षेत्रवाद का अभिप्राय एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की उस भावना से है जिनके अंतर्गत वे अपनी एक विशेष भाषा, समान संस्कृति, इतिहास एवं व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर क्षेत्र विशेष से आत्मीयता स्थापित करते हैं तथा क्षेत्रीय आधार पर वह स्वयं को एक समूह के रूप में देखते हैं। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। तो लिखेंगे इसका आंसर कि मानव के लिए शुद्ध जल अत्यंत आवश्यक है। दूषित जल से लोग अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान अनुसंधानों में प्रदूषित जल से उत्पन्न होने वाली अनेक बीमारियों को स्पष्ट किया गया है। टाइफाइड, डिस्टेंसी, पेचिश, डायरिया, कॉलरा, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि बीमारियों जल प्रदूषण के परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौण समूह की विशेषताओं को लिखिए। गौण समूह की विशेषताओं को लिखिए। तो गौण समूह में व्यक्ति अपनी पसंद से जुड़ता है। इसमें संबंध अप्रत्यक्ष एवं कम आवृत्ति वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे गौण समूह का आकार बड़ा होता है। तीसरा लिखेंगे गौण समूह का आकार बड़ा होने के कारण समूह के सदस्यों में आमने सामने का संबंध नहीं होता। नेक्स्ट लिखेंगे कि समाजशास्त्री कूले ने कहा है कि गौण समूह के सदस्यों के बीच अप्रत्यक्ष संबंध की विद्यमानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण विधि के गुण का वर्णन करें। तो इस विधि का जन्मदाता डॉक्टर सिगमंड फ्रायड है। इस विधि की सामान्यता है कि मानसिक बीमारियों के कारण बाल्यावस्था की यौन इच्छाएं तथा संवेगों तथा वास्तविकता के बीच संघर्ष होता है। इसके गुण है अचेतन की अतृप्त इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त करने की यह उत्तम विधि है। इस विधि का उपयोग व्यक्तित्व की विशेषताओं, मानसिक रोगों के कारण एवं चिकित्सा तीनों में लाभदायक है। इस विधि द्वारा मानसिक रोगों का निराकरण जड़ से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करें। बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करें। तो बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक होते हैं। वे अपने भावनाओं और इच्छाओं की अवहेलना कर दूसरे के लिए जीते या मरते हैं। उनकी अभिरुचियां बाहरी जगत की घटनाओं और परिस्थितियों की ओर रहती है। वे व्यवहारिक, यथार्थवादी, परिश्रमी तथा कठोर होते हैं। इनका समीप के वातावरण से सफल अभियोजना देखा जाता है। ये दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारणों का वर्णन करें। तो कैसे लिखेंगे इसका।
कि संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक क्रियाओं पर पड़ता है। व्यक्तित्व को निर्धारण करने में संस्कृति के प्रभाव का अधिक महत्व है। समाजशास्त्री, शिक्षाशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक सभी इस बात से सहमत है कि किसी सांस्कृतिक के आधार पर उस संस्कृति में पहले व्यक्तियों की मनोवृत्ति को जानना अति सरल हो जाता है। ठीक इसी के विपरीत व्यक्तियों की मनोवृत्ति को जान लेने के बाद उनको संस्कृति का ज्ञान भी हो जाता है। संस्कृति और मनोवृत्ति के इस घनिष्ठ संबंध को जानने के लिए कार्लसन ने 1934 ईस्वी में एक अध्ययन किया और पाया कि धार्मिक नियमों का प्रभाव मनोवृत्ति तथा विश्वास के विकास पर अधिक पड़ता है। हेरिस, रेमर्स यानी कि और सब ने अनेक टाइप से इसका दिया हुआ है, आपको उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाँ, एक बार आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार दो बार अगर आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो उसका मेन पॉइंट आपके दिमाग में ऐड रहेगा, फिर आप जा करके लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेसमर के अनुसार व्यक्ति के प्रकारों को लिखे। तो क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों को लिखे तो लिखेंगे, क्रेसमर ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के निम्नांकित 4 प्रकार बतलाए हैं। प्रथम बतलाए हैं स्थूलकाय प्रकार, दूसरा बताए हैं कृशकाय प्रकार, तीसरा बताए हैं पुष्टकाय प्रकार, चौथा बताए हैं विशालकाय प्रकार। तो स्थूलकाय प्रकार क्या है? ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है तथा शरीर भारी एवं गोलाकार होता है। ऐसे लोगों की गर्दन छोटा एवं मोटी होती है, जो स्थूलकाय प्रकार के लोग होते हैं। दूसरा, कृशकाय प्रकार का लोग, इस तरह के व्यक्ति का कद जो है ना लंबा होता है, परंतु वे दुबले पतले शरीर के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती है और शरीर का वजन उम्र के अनुसार पाए जाने वाले समान वजन से कम होता है। तीसरा है पुष्टकाय प्रकार, यानी कि इस तरह के व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां काफ़ी विकसित एवं गठी होती है तथा शारीरिक कद न तो अधिक लंबा और न ही तो अधिक छोटा होता है। इनका पूरा शरीर सुडौल एवं हर तरह से संतुलित दिखाई देता है। नेक्स्ट है विशालकाय प्रकार, यानी कि इस श्रेणी में क्रेसमर ने उन व्यक्तियों को रखा है जिसके ऊपर के 3 प्रकार में से ऊपर के 3 प्रकार में से किसी एक प्रकार का स्पष्ट गुण न हो, यानी कि तीनों प्रकार का गुण मिला जुला होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोग्रस्ती क्या है? देखिए पहले समझिए, मनोग्रस्ती यानी मन के में जो आवृत्ति होता है, तो लिखेंगे मनोग्रस्ती एक प्रकार की चिंतन बाध्यता है जिसमें रोगी बरबस किसी भावी अशुभ की चिंता से ग्रस्त रहता है। उनके मन में सदा अतार्किक एवं असंगत विचारों की श्रृंखला बनती रहती है। रोगी इन विचारों के असंगत और अतार्किक स्वरूप से परिचित रहता है तथा वह इन विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश भी करता है, फिर भी वह विचारों के प्रभाव से मुक्त नहीं होती। उसकी इच्छा के विरुद्ध उनके मन में ये विचार उत्पन्न होते रहते हैं। पेज ने इस परिभाषा देते हुए कहा कि मनोग्रस्ती वे विचार या चिंतन है जो रोगी के मन में स्वतः बार बार आते रहते हैं तथा उन पर उसका कुछ भी ऐच्छिक नियंत्रण नहीं रहता है। यानी कि मन में बार बार विचार आते रहता है, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इस टाइप के को हम क्या कहेंगे? मनोग्रस्ती कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की रोकथाम के उपाय सुझाए। आत्महत्या के रोकथाम, तो लिखेंगे कि आत्महत्या की रोकथाम हेतु निम्न उपाय है। प्रथम है आत्महत्या के जनन में जिन सामाजिक प्रथाओं व परस्परों यानी कि दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध एवं बाल विवाह आदि का योगदान है, उसे समाप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास की जरूरत है। अब नेक्स्ट है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के 2009 से लेकर के 2021 एवं 22 तक के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देख ही ले, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं ना वो सभी क्वेश्चन बैंक से ही रिलेटेड होते हैं।
नहीं होता है तो आप जाकर के मिला करके देखिए, जितना भी पिछला ईयर्स का क्वेश्चन है ना सबको पूछा गया है। इसलिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को सर्च करके आप इसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसी का थोड़ा सा आंसर इसमें भी है। प्रथम तो पॉइंट यहाँ था क्या है, आत्महत्या की रोकथाम के उपाय ना। फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों की राय बनती है कि व्यक्तियों का विकास कुछ इतने स्वस्थ तरीके यानी कि वैज्ञानिक ढंग से किए जाने चाहिए कि व्यक्ति में हर परिस्थिति में सामंजस्य करने की क्षमता हो। नेक्स्ट लिखेंगे कि आत्महत्या से संबंधित कानूनों में कठोरता की आवश्यकता है। इन कानूनों की प्रवाह इतनी कठोर होनी चाहिए कि दूसरे लोग ऐसा करने का साहस न कर सके। चौथा पॉइंट लिखेंगे, आत्महत्या निरोध में धार्मिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यह जीवन से हारे व्यक्तियों को अनेक सहारा देकर तथा धार्मिक सीख के माध्यम से आत्मपरख करने में लोगों को रोक सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसका पांचवा पॉइंट कि समय के अनुकूल विवाह के स्वरूपों में परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रेम विवाह व अंतर्जातीय विवाह को लागू करने की ज़रूरत है। ऐसा होने से विवाहित व्यक्तियों आत्महत्या की दर को कम किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। अब मैं आगे की वीडियो में आपको अन्य महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी आपका तैयारी कैसे चल रहा है, आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, कहीं अगर प्रॉब्लम कहीं समझने में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।